खाना बना कि नहीं अभी तक? मुझसे क्या पूछ रही हैं आप? जाकर अपनी छोटी बहू से पूछिए। क्यों? उससे क्यों पूछूं मैं? तू नहीं बता सकती? खाना बनाने की जिम्मेदारी आपकी छोटी बहू की है। और तो और आप उसी से पूछिए ना कि खाना बनाया कि नहीं। अच्छा ठीक है, उससे पूछ लूंगी मैं। तू क्यों गुस्सा हो रही है? जाकर बुलाओ उसे। शीतल अपनी देवरानी पूजा को बुला कर लेकर आती है। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? मैं ही क्यों रोज रोज खाना बनाऊं माँ जी? कभी आप दीदी से भी खाना बनाने के लिए कह दिया करो। मेरी वजह से रसोई का सारा राशन आता है, तो मैं क्यों काम करूं? अगर मैं रसोई के राशन के लिए पैसे दे रही हूँ, तो ये पूजा का फर्ज है कि वही रसोई का काम संभाले। आप अमीर हैं तो आप पैसे दे सकती हैं, मगर हम गरीब पैसे कहाँ से लेकर आए? मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकती तो कम से कम सबके लिए रोज खाना ही बना दिया करो। ऐसे तो सिर्फ पैसे देकर आपने अपनी सभी जिम्मेदारियों से हाथ धो लिया है। ओहो, अब तुम दोनों ऐसे ही लड़ती रहोगी क्या? ऐसे तो मुझे आज भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुम दोनों में से कोई खाना बनाने को राजी ही नहीं है। देखिए माँ जी, अब आप ही फैसला कीजिए। मुझसे रोज रोज रसोई का काम नहीं होता। मेरा सारा दिन रसोई के काम में चला जाता है और दीदी सिर्फ पैसे देकर बेफिक्र हो जाती है और बस आराम करती रहती है। हाँ माँ जी, अब बहुत हो गया। मुझसे भी अब पूजा के हाथ का खाना नहीं खाया जाता। एक तो घर खर्च के लिए पैसे भी दो और ऊपर से पूजा के हाथ का बेस्वाद खाना भी खाओ। और तो और अब तो पूजा मुझे काम करने पर मजबूर कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ऐसा कीजिए, आप रसोई का बंटवारा कर दीजिए। हाँ माँ जी, आप रसोई का बंटवारा कर दीजिए। रोज रोज की लड़ाइयों से तो बेहतर होगा कि दीदी और मैं अपना अपना खाना अलग अलग बनाया करें। क्या? रसोई का बंटवारा? नहीं नहीं बहू, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज माँ जी, यही सही होगा माँ जी। अच्छा चलो तो ठीक है, आज से तुम दोनों की रसोई अलग अलग कर देती हूँ, मगर एक शर्त पर कि आज से तुम लोग दोबारा आपस में नहीं लड़ोगी। ठीक है माँ जी, अब हम नहीं लड़ेंगे। जब रसोई का बंटवारा हो रहा है तो फिर इसके बाद तो लड़ाई का सवाल ही नहीं उठता माँ जी। चलो तो फिर तय रहा कि आज से तुम दोनों अपनी अलग अलग रसोई में ही खाना बनाओगी। ये तो ठीक है माँ जी, मगर आप किसकी रसोई का खाना खाएंगी? एक दिन मैं शीतल के हाथ का बना खाऊंगी, तो अगले दिन पूजा की रसोई का बना खाना खाऊंगी। क्यों, ठीक है ना? ठीक है माँ जी। मगर आज मुझे खाना कौन खिलाएगा? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। माँ जी, मैं खाना बना देती हूँ आपके लिए, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है बहू, जल्दी से कुछ बना कर ले आ। और शीतल, तू क्या खाएगी? माँ जी, आज मैं तो रसोई के बंटवारे की खुशी में बाहर से कुछ अच्छा मंगवा कर खाऊंगी। चल, ये भी ठीक है। तो इस तरह से उर्मिला की दोनों बहू के बीच रसोई का बंटवारा हो जाता है, जहाँ बहुएं ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है कि अब उनकी सारी परेशानियां टल गई हैं। मगर किसे पता था कि आगे क्या होने वाला है? अगले दिन, आज तो मेरा खाना मेरी बड़ी बहू शीतल की तरफ है। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू तो मेरी बहुत अमीर है, तो जरूर कुछ अच्छा ही मिलेगा आज खाने को। देखकर तो आऊं क्या पका रही है ये रसोई में। उर्मिला अपनी बड़ी बहू की रसोई देखने जाती है और देखकर दंग रह जाती है। अरे बहू, ये सब क्या है? सारा सामान इधर उधर फैला रखा है, अभी कुछ बनाया ही नहीं। अरे माँ जी, आप यहाँ देखिए ना, सब्जी बन ही नहीं रही है और न रोटियाँ बन रही हैं। ये आलू गल ही नहीं रहे हैं और ये आटा तो सारा का सारा मेरे हाथ में चिपक गया है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे अरे, ये क्या कर दिया तूने? आटे में इतना पानी डाल दिया तो आटा तो चिपकेगा ही हाथ में, और सब्जी में जरा पानी नहीं लगाया तो आलू कैसे गलेंगे बेवकूफ? सब सत्यानाश कर दिया। तू हट यहाँ से, मैं ही खाना बना देती हूँ। ठीक है माँ जी। सिर्फ राशन का खर्चा देने से ही खाना नहीं मिलता, खाना पकाना भी पड़ता है। शीतल अमीर तो बहुत थी, मगर खाना बनाना नहीं जानती थी और ना ही घर का बाकी काम उसे ठीक से नहीं आता था। इसलिए जब से रसोई का बंटवारा हुआ तो शीतल की सास को ही खाना बनाकर अपनी बहू को खिलाना पड़ रहा था। तुझसे तो सही मेरी छोटी बहू है, कम से कम खाना तो अच्छा बना देती है।
हाँ, तो फिर आप उसी के पास जाइए ना, यहाँ क्यों बैठी है? कल का खाना मेरा उसी की तरफ है, तो उधर ही कुछ खा लूंगी कल मैं। अगले दिन उर्मिला काफी खुश थी, ये सोचकर कि आज उसका खाना छोटी बहू की तरफ है। आज तो बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बैठे बिठाए मिलने वाले हैं। जरा देख कर तो आऊं पूजा की रसोई में वो क्या क्या पका रही है। उर्मिला पूजा की रसोई की तरफ जाती है और इस बार रसोई में रखा खाना देखकर उर्मिला का चेहरा फीका पड़ जाता है। मैं आपके लिए खाना लगा दूं माँ जी? क्या बनाया है खाने में तूने आज? माँ जी, खाने में कल की ही सब्जी रोटी है, मैं गर्म कर देती हूँ। क्या? कल का बासी खाना है? कुछ ताजा नहीं बनाया तूने? माँ जी, आप तो जानती है ना घर की हालत। इनकी तनख्वाह इतनी कम है कि 2 वक्त का राशन भी मुश्किल से आ पाता है, इसलिए ऐसे ही गुजारा करना पड़ता है। हाँ, ये तो मैं भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी घर में क्या कोई सब्जी नहीं है? घर में एक टमाटर और थोड़ा सा धनिया है, इससे मैं आपके लिए चटनी बना देती हूँ। माँ जी, चटनी बना दो क्या? अब क्या चटनी रोटी खानी पड़ेगी? अच्छा चल ठीक है, चटनी रोटी ही दे दे। उर्मिला बिना मन से पूजा के हाथ की बनी चटनी रोटी खाती है। मैंने तो रसोई का बंटवारा करके अपने ही गले की नई मुसीबत बोल ले ली है। एक तरफ मेरी बड़ी बहू शीतल है, जो अमीर तो बहुत है मगर खाना बनाना नहीं जानती। उल्टा मुझे पकवान बनाकर उसे खिलाना पड़ता है। और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू है, जो बैठे बिठाए 2 वक्त की रोटी तो देती है, मगर बेचारी इतनी गरीब है कि घर में ताजी सब्जियां भी नहीं आती। वही बचा कुचा बासी खाना ही खाना पड़ता है। रसोई के बंटवारे से सिर्फ उर्मिला जी नहीं, बल्कि दोनों बहुएं भी परेशान हो चुकी थी। न जाने कौन सी मनूस घड़ी थी जब मैंने रसोई के बंटवारे के लिए हामी भर दी थी। 2 वक्त का खाना ही तो बनाना पड़ रहा था सबके लिए, मगर कम से कम अच्छा खाना खाने को तो मिल जाता था। बड़ी दीदी राशन का सारा सामान भरवा कर रसोई में रखवा देती थी और किसी चीज को मना नहीं करती थी। काश सब कुछ पहले जैसा ही हो जाए। उधर शीतल भी अपने कमरे में बैठे बैठे ऐसा ही कुछ सोच रही थी। जब से रसोई का बंटवारा हुआ है, तब से माँ जी तो मेरे पीछे हाथ होकर पड़ गई हैं। हमेशा कहती रहती है खाना बनाना सीख ले, खाना बनाना सीख ले, और ये खाना बनाने के चक्कर में मेरा पूरा दिन बस काम में ही चला जाता है। जब सीखने में ही मेरा पूरा दिन रसोई में चला जाता है, तो अगर मुझे खाना बनाना आ गया तो तब तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी ही रसोई में खाना बनाते ही बीत जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस रसोई के बंटवारे को खत्म करना होगा। जब सास और बहुएं तीनों ही रसोई के बंटवारे से परेशान हो गई थी, तो तीनों एक साथ घर के आंगन में इकट्ठी हुई, इस मकसद से कि आज अपनी सभी मुसीबतों से वो छुटकारा पा ही लेंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, रसोई के बंटवारे का सुझाव मैंने ही आपको दिया था। माँ जी, मैं भी आपसे यही कहने आई थी कि मैंने ही रसोई के बंटवारे के लिए हामी भरी थी। मैंने ठीक नहीं किया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा, और सुनो, मैं भी तुम दोनों से यही कहने आई थी कि मैंने भी रसोई का बंटवारा करके सही नहीं किया। आज से एक ही रसोई में सबके लिए खाना बनेगा। हाँ, यही सही निर्णय है माँ जी। क्या सच में माँ जी? अब से पहले की तरह ही एक रसोई में खाना बनेगा सबके लिए? हाँ भाई हाँ, तू क्या ज्यादा ऊंचा सुनती है। आखिरकार इस फैसले से सबको तसल्ली हुई और इस दिन के बाद से कभी दोबारा रसोई के बंटवारे की बात किसी ने नहीं कही। सुनिए जी, मुझे घर खर्च के लिए कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें फिर से पैसे चाहिए? अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे तुम्हें 1000 रुपए। तुम्हें क्या लगता है पैसे पेड़ पर उगते हैं जो अभी तुम्हें तोड़ कर दे दूं? वो 1000 रुपए तो बिजली के बिल में चले गए और अब मुझे राशन के लिए कुछ और पैसे चाहिए थे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कोई पैसा नहीं बचा। आजकल की महिलाएं ये कितना ज्यादा आगे बढ़ गई हैं। घर भी चलाती हैं और घर का खर्चा चलाने में भी मदद करती हैं। मगर एक तुम हो जो कभी पैसे कमाने के बारे में नहीं सोचती। अब मैं अकेले भी कितनी मेहनत करूं। अच्छा ठीक है, मत दीजिए पैसे, लेकिन अब गुस्सा तो मत होइए। इस तरह विनय शिवानी की छोटी सी बात पर खरी खोटी सुनाकर अपने ऑफिस चला जाता है और शिवानी विनय की ये सारी बातें सुनने के बाद
पूरे दिन उदास रहती है। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है माँ जी। सच सच बता, क्या बात है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही मन नहीं लग रहा। मन नहीं लग रहा? अच्छा तो एक काम कर, रसोई में आम के अचार का डिब्बा रखा है, उसमें अचार तो खत्म हो गया, लेकिन अभी अचार का मसाला बचा हुआ है, तो उसमें गाजर मूली काट कर डाल दे। मसाला भी काम में आ जाएगा और अचार भी बन जाएगा, और तू भी काम करती रहेगी तो तेरा मन भी ठीक हो जाएगा। शाम को खाने के वक्त। ये क्या, आज फिर वही आलू की सब्जी बना दी तुमने खाने में? क्या तुम्हें कुछ और नहीं मिलता बनाने के लिए? कम से कम खाना तो अच्छा दे दिया करो शिवानी। घर में सब्जी में आलू ही रखे थे, बाजार में आलू सस्ते भी हैं, इसीलिए मैंने यही बना दिए। और आप तो जानते ही हैं, मैंने आपसे घर खर्च के लिए पैसे मांगे थे, मगर आपने नहीं दिए, तो घर में नए नए पकवान कैसे बनाऊं? अच्छा, तो ये भी अब मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। क्या तुम जानती हो एक एक पैसा कमाने के लिए बाहर कितनी मेहनत करनी पड़ती है? तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो बस घर में आराम से रहना है और पति से पैसे मांगने। अरे अब शांत हो जा बेटा और खाना खा ले, कल खाने में कुछ अच्छा बनवा दूंगी मैं। मेरे से क्या कह रही हैं आप? अपनी बहू को ही समझाइए कि घर का खर्चा बजट में करे और बात बात पर पैसों के लिए मुझे परेशान न करे, और ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो खुद कमाने लगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी अपने लिए। तुम कोई काम करो या नहीं ये तुम जानो, लेकिन कम से कम कल मेरी इज्जत बचा लेना। कल ऐसा क्या है? कल घर पर मेरे ऑफिस की एक मैडम आने वाली है, वो मेरी सीनियर है। कल मैंने उन्हें खाने पर बुलाया, तो प्लीज कल खाने में कुछ अच्छा बना लेना। अच्छा ठीक है। तू चिंता मत कर बेटा, हम दोनों संभाल लेंगे। ये सब जिम्मेदारी मैं आप पर ही छोड़ रहा हूँ। अगर मैडम की मेहमान नवाजी में कोई कमी आई तो मेरी नौकरी पर भी उसका असर पड़ सकता है। सब अच्छा होगा बेटा, तू फिक्र मत कर। थोड़ी देर बाद विनय खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है माँ जी, कल कोई गलती ना हो जाए। और सबसे बड़ी चिंता तो इस बात की है कि हम कल खाने में क्या बनाएंगे, क्योंकि घर पर ना कोई सब्जी है और ना ही अब मेरे पास पैसे बचे हैं। मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, तो उन्हें ले लेना और बाजार से सारा राशन ले आना जो तुझे बनाना हो। ठीक है माँ जी। हाँ, अब क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी माँ जी कि विनय जी ठीक ही तो कह रहे हैं, मुझे भी कोई काम देख लेना चाहिए। घर में पैसों की काफी तंगी हो रही है। इसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले कल का दिन अच्छे से बीत जाए बस। आप सही कह रही हैं। शाम का समय हो जाता है, घर की डोर बेल बजती है। दरवाजा खोलते ही शिवानी देखती है कि विनय अपनी ऑफिस की मैडम के साथ खड़ा है। शिवानी मैडम का वेलकम करती है और थोड़ी देर बातचीत करने के बाद सब खाना खाने के लिए बैठते हैं। अरे बहू, थोड़ा अचार भी ले आ। अरे आपने तो खाने में बहुत सारी डिशेस बना ली, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे आप पहली बार यहाँ आई है तो इतना तो फर्ज बनता ही है हमारा मैडम। आप मुझे मैडम मत कहिए आंटी जी, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं, मोनिका। अच्छा ठीक है मोनिका जी। खाना सही तो बना है ना मैडम जी? मतलब आपको पसंद आया? हाँ हाँ, खाना बहुत टेस्टी बना है, लेकिन आप ये बताइए कि आपने अचार कहाँ से खरीदा है? अचार का ये टेस्ट मुझे बहुत पसंद आया है। मैंने आज तक ऐसा अचार नहीं खाया। मैं भी अपने घर के लिए ये अचार खरीदूंगी। क्या ये गाजर मूली का अचार? हाँ यही। क्या इसकी और भी वैरायटी आती है? अरे ये तो मैंने घर पर ही बनाया है, कहीं से खरीदा नहीं है। क्या सच में? हाँ मैडम जी, मेरी वाइफ इन सब में काफी एक्सपर्ट है, बस थोड़ा बिजनेस के मामले में पीछे रह गई। नहीं विनय, अगर ये अपना इसी अचार का बिजनेस शुरू करे तो तुम्हारी वाइफ तुमसे कई गुना ज्यादा कमा सकती है। यहाँ तक कि मैं खुद अचार बनाने वाले को इस अचार का बड़ा ऑर्डर देने वाली थी, मगर जब ये घर का अचार है तो पता नहीं आप इसे बेचना चाहेंगे या नहीं। शिवानी देखती है कि उसके पास पैसे कमाने का अच्छा मौका है और इसी मौके का फायदा उठाकर शिवानी मोनिका को अचार बेचने के लिए हाँ कर देती है। मैडम जी, आपको जितना भी अचार चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए बना दूंगी। क्या सच में? हाँ हाँ मोनिका मैडम, मेरी बहू आपके लिए अचार बना देगी। अच्छा तो ठीक है, आप मुझे अगले महीने तक सिर्फ 5 किलो अचार बनाकर दे दीजिएगा। चाहे तो आप मुझसे अभी एडवांस पेमेंट ले लीजिए।
अरे मैडम, आपसे एडवांस पेमेंट क्यों लेंगे? इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपको अगले महीने अचार भिजवा दूंगा, आप तभी इसका पेमेंट कर देना। और आप हमारी पहली कस्टमर हैं, इसीलिए आपको खास डिस्काउंट भी मिलेगा। थोड़ी देर बाद मोनिका मैडम खाना खाकर अपने घर चली जाती है और इस तरह शिवानी को उसका अचार का पहला ऑर्डर मिल जाता है, जिसके बाद शिवानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। 2 महीने बाद अरे सुनो शिवानी, तुमने जो अचार मेरी मैडम को बेचा था, उन्होंने वो अचार अपने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को चखाया था और सबने तुम्हारे अचार की बहुत तारीफ की। ये तो बहुत अच्छी बात है विनय जी। सिर्फ यही नहीं शिवानी, इससे अच्छी बात तो ये है कि वो लोग तुम्हारे अचार का ऑर्डर देना चाहते हैं, यानी तुम्हारे अचार का बिजनेस तो सेट हो गया समझो। क्या सच में विनय जी? हाँ सच में। तो अब अचार बनाना शुरू कर दो और तैयार रहो, क्योंकि यही काम धीरे धीरे तुम्हारा बड़ा बिजनेस बन जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, कम से कम इससे मैं आपकी मदद तो कर पाऊँ घर का खर्चा चलाने में। पुरानी बातों को भूल जाओ और हाँ, मुझे उन सब के लिए माफ भी कर दो। मुझे तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं विनय जी। शिवानी की तरक्की देखते हुए विनय को एहसास हो जाता है कि जो भी विनय ने पहले शिवानी से कहा था वो गलत था। दूसरी तरफ शिवानी के अचार के बिजनेस में उसकी सास मीना उसका बहुत साथ दे रही थी, जिससे धीरे धीरे शिवानी के अचार का बिजनेस बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद मीना फोन पर बात करते हुए, हेलो जी बताइए। जी मशहूर शिवानी के हाथ का अचार यही मिलता है, आप बताइए आपको कितना चाहिए? क्या 10 किलो? ठीक है, आपका अचार समय पर आपके एड्रेस पर पहुंच जाएगा। आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। आज कितना ऑर्डर आया है माँ जी? 10 किलो शर्मा जी के यहाँ से, 5 किलो तेरी बुआ की पड़ोसन का ऑर्डर है और 2 किलो एक नए कस्टमर की तरफ से आया है। अच्छा, यानी बहुत काम है आज, जल्दी जल्दी पूरा करना होगा। हो जाएगा काम बहू, पहले तू खाना तो खा ले। जब से अचार बेचने का काम शुरू किया है तब से तूने तो अपना ध्यान रखना ही छोड़ दिया है। अभी मुझे अचार के लिए सब्जियां काटनी है माँ जी। वो काम मैं कर दूंगी, तू खाना खा ले पहले। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं माँ जी, आपके बिना मैं ये सब नहीं कर पाती। अरे पगली, ये तो सब तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। इस तरह सास बहू दोनों की मेहनत और सपोर्ट से अचार का बिजनेस खूब चलता है और धीरे धीरे शिवानी के हाथ का अचार हर जगह मशहूर हो जाता है। एक औरत गुब्बारा बनकर हवा में उड़ रही है और जोर जोर से चिल्ला रही है, बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, कोई तो मेरी मदद करो। आखिर ये औरत गुब्बारा बनकर हवा में कैसे उड़ने लगी? आखिर इसने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए माफी मांग रही है? और कैसे ये फूलकर गुब्बारे जैसी मोटी हो गई? इसके लिए जाना पड़ेगा हमें इसकी पिछली जिंदगी में। आशा नाम की लड़की की शादी रमेश नाम के एक लड़के से हुई थी। आशा की शादी एक अच्छे रईस खानदान में हुई थी, जहाँ पर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। काम करने के लिए नौकर चाकर लगे हुए थे और सास ससुर भी आशा को अच्छी तरह रखते थे। उन्होंने कभी भी आशा को बहू नहीं समझा, बल्कि बेटी की तरह प्यार दिया। इतना ही नहीं, आशा का देवर प्रकाश भी उसका बहुत सम्मान करता था। बहू, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना किसी हिचक के मुझे बोल देना, ये तुम्हारा ही घर है बेटा। आशा ने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने रईस खानदान की बहू बन जाएगी, लेकिन आशा को अपने परिवार को संभालना नहीं आया और अपनी हरकतों की वजह से उसने सब खराब कर दिया। आशा को बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत थी और उसने अपनी आदत को अपने पूरे परिवार से छिपा कर रखा, यहाँ तक कि अपने पति रमेश को भी इसकी भनक नहीं लगने दी। आशा छुप छुप कर सारा खाना खाया करती। वो नौकर से झूठ बोलकर ज्यादा खाना बनवाती और सारा खाना चट कर जाती। मानना पड़ेगा, भगवान ने मेरा शरीर ऐसा बनाया है कि कितना भी खा लूं, कभी मोटी नहीं होती हूँ। यही तो खूबी है मेरी। लोग तो एक टाइम खाना खाकर भी फूल के गुब्बारे हो जाते हैं
और मुझे देखो, मैं कितना भी खा लूं, हमेशा सुंदर और सुडौल ही बनी रहती हूँ। आशा को अपने शरीर पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वो सबसे सुंदर है और कितना भी खा ले कभी मोटी नहीं होती, जिसके चलते वो कभी कभी दूसरों का मजाक भी बनाया करती थी। एक दिन आशा के घर उसके रिश्तेदार आए, जहां उनके साथ उनकी बहू भी थी जो थोड़ी मोटी थी। उसे देखकर आशा से रहा नहीं गया और उसका मजाक बनाने लगी। अरे चाची, आपकी बहू कितनी मोटी हो रही है, आप इसे समझाती क्यों नहीं? खाना थोड़ा कम खाया करे और थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह भी किया करे। अभी से मोटी हो जाएगी तो आगे चलकर परेशानी आएगी। आशा की ये बात सुनकर सभी सुन रह गए और आशा की सास को भी ये बात अच्छी नहीं लगी। मेहमानों के जाने के बाद आशा की सास ने उसे समझाया, बेटा, इस तरह से किसी के शरीर का मजाक नहीं बनाया करते। हो सकता है उनकी बहू को कोई परेशानी हो, इसीलिए उसका शरीर फूल रहा हो। ऐसे किसी का मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। इस पर आशा ने तुनक कर कहा, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था ना माँ? उनकी बहू मोटी है तो उसे मोटी ही कहूंगी ना। दो टुक जवाब देकर आशा वहाँ से चली जाती है और उसकी सास सोच में पड़ जाती है। एक दिन उसकी सास किचन में सामान देख रही होती है, तभी देखती है कि किचन में खाने का सारा सामान खत्म हो चुका है। वो नौकर को बुलाकर पूछती है, अभी एक हफ्ते पहले ही तो सारा सामान भरवाया था, फिर ये इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? घर में गिनती के 4 लोग हैं, उसमें भी 1 महीने का किराना 10 दिन में ही खत्म हो गया, ऐसा कैसे? कोई भी नौकर कुछ जवाब नहीं दे पाता। तभी वहाँ आशा आ जाती है। मम्मी जी, मुझे लगता है ये नौकर अपने साथ सामान चोरी करके ले जाते हैं। मुझे तो इनकी नियत पर ही शक है। ये बात सुनकर सभी नौकर डर जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं। आशा की सास को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बाद में आशा को समझाती है, बेटा, ऐसे किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। ये नौकर कई सालों से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ये चोरी क्यों करेंगे? आशा तुरंत जवाब देती है, आपको क्या लगता है, क्या सारा सामान किराना मैं खा गई हूँ? आशा की सास कहती है, नहीं नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था, और गुस्से में आशा वहाँ से चली जाती है। एक दिन आशा की सास उससे कहती है, आज हमारे यहाँ कुछ मेहमान आने वाले हैं, 5 लोगों का खाना बनाकर तैयार करवा लेना। आशा हाँ में सिर हिला देती है। किचन में जाती है तो देखती है कि नौकरों ने 5 लोगों का खूब सारा अच्छा खाना, अच्छे पकवान बनाए हैं। वो देखते हैं कि आशा के मुंह से लार टपकने लगती है। आशा सभी नौकरों से कहती है, तुम लोग अब घर जा सकती हो, मेहमानों को खाना मैं परोस दूंगी। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद आशा की सास किचन में आती है तो देखती है सारे खाने के बर्तन खाली पड़े हैं और चौंक जाती है और आशा से पूछती है, सारा खाना कहाँ गया? आशा कहती है, मम्मी जी, नौकरों ने खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनाया था, सब्जी में नमक ज्यादा था, पूरियां कच्ची थी, तो मैंने सारा खाना गाय को डाल दिया। ये सुनकर सास बहुत चक्की रह जाती है और कहती है, मेहमान बाहर आकर बैठ गए हैं, अब हम उन्हें क्या खिलाएंगे? आशा कहती है, होटल से खाना मंगवा लेते हैं, उनके सामने अपनी इज्जत बचाने का बस यही तरीका बचा है। आशा की सास सोच में पड़ जाती है। आशा के देवर प्रकाश की शादी हो जाती है और उसकी देवरानी मधु घर आ जाती है। आशा की सास आशा से कहती है कि मधु को भी घर की सारी जिम्मेदारियां समझा देना और किचन का भी काम बता देना। इस पर आशा कहती है, किचन का काम तो मैं ही संभाल लूंगी माँ। ये बात मधु को कुछ अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। अगले दिन मधु के मायके वाले आए होते हैं और उनके लिए बहुत सारे पकवान बनते हैं। ये देखकर आशा का मन फिर से ललचाने लगता है। वो किचन में बैठकर जल्दी जल्दी सारा खाना खा रही होती है। तभी वहाँ मधु आ जाती है
और दरवाजे के पीछे छुपकर आशा को खाना खाते हुए देख लेती है। ये बात उसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद आशा की सास किचन में आती है और आशा को खाना लगाने के लिए कहती है, लेकिन आशा फिर से झूठ बोलती है। माँ जी, वो कुछ भूखे बच्चे खाना मांग रहे थे। मुझसे उनका दुख देखा नहीं गया तो मैंने सारा खाना उन्हें दे दिया। तभी वहाँ मधु आ जाती है और कहती है, माँ जी, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने खुद इन्हें सारा खाना खाते हुए देखा है। आशा कहती है, मधु, तुम पागल हो क्या? 5 लोगों का खाना मैं अकेले कैसे खा जाऊंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? मधु कहती है, भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर आपको खाना खाना ही था तो आप खा लेती, लेकिन झूठ बोलने की क्या जरूरत है? आशा की सास बीच में बोलती है, अच्छा ठीक है, जो भी हुआ। अभी ये सोचो कि बाहर जो मेहमान बैठे हैं उन्हें खाना कैसे खिलाएंगे। आशा कहती है, माँ जी, बाहर से ऑर्डर कर देते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी तो इतने सारे लोगों का खाना नहीं बन पाता। सास कहती है, ठीक है। कुछ दिन बाद आशा की सास आशा और मधु के पास आती है और कहती है कि हमारे शहर में एक बहुत ही पहुंचे हुए संत आए हुए हैं। कल हमने उन्हें अपने घर पर खाने का न्योता दिया है। तुम दोनों अच्छे से उनके लिए खाना तैयार करना। मधु कहती है, लेकिन माँ जी, कल तो हमको मेरे मामा के लड़के की शादी में जाना है, तो ये सब कैसे हो पाएगा? इस बात पर सास कहती है, हम सब लोग चलेंगे और आशा यही रहकर उनके खाने का इंतजाम करेगी और उन्हें खाना खिलाएगी। ठीक है ना आशा? आशा भी हाँ में सिर हिला देती है। अगले दिन नौकर अच्छे से संत के लिए पकवान तैयार करते हैं। सारा काम होने के बाद आशा सभी नौकरों से कहती है, अब तुम सभी घर जा सकते हो। महात्मा जी को खाना मैं खिला दूंगी। सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं और इतना सारा अच्छा खाना देखकर आशा खाने पर टूट पड़ती है। तभी उसके दरवाजे पर संत आ जाते हैं। आशा बाहर आती है और कहती है, घर पर कोई नहीं है। इस बात पर संत नाराज हो जाते हैं। तभी सारे परिवार वाले भी शादी से वापस आ जाते हैं और महात्मा को गुस्से में देखकर आशा की सास हाथ जोड़कर कहती है, क्या हुआ है बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बाबा कुछ बोलते या कहते उसके पहले ही आशा बोल पड़ती है, माँ जी, मैंने इन्हें अच्छे से खाना खिलाया, लेकिन अब ये 1 लाख दक्षिणा भी मांग रही है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी सास से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकती, तो ये गुस्सा करने लगे। ये बात सुनते ही बाबा क्रोध में लाल हो जाते हैं। ए लड़की, तुझे पता भी है क्या बोल रही है तू? एक संत महात्मा पर इल्जाम लगा रही है। मुझे ये भी पता है कि इस घर का सारा खाना तूने ही खा लिया है। इस पर आशा कहती है, संत महात्मा होते हुए आप झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती? बाबा को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आशा को श्राप दे रहे हैं। तो जैसे बदतमीज लड़की को श्राप देता हूँ कि आज के बाद तू एक अन्न का दाना भी खाएगी, तो वो दाना तुझे 10 गुना होकर लगेगा। आशा इस बात का मजाक में लेती है। अगले दिन आशा जैसे ही खाना खाती है, उसका वजन बढ़ने लगता है। वो अपने आप से ही कहती है, मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? लेकिन वो फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं देती। अगले दिन आशा की सास कुछ सहेलियों को अपने घर पर खाने के लिए ले आती है, जिनके लिए बना हुआ पूरा खाना आशा खा जाती है और देखते ही देखते आशा गुब्बारे की तरह फूल जाती है और हवा में उड़ने लगती है। उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है और किसी को कुछ समझ नहीं आशा जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है? उसकी सास बहुत डर जाती है और कहती है, तूने उन महात्मा का अपमान किया था ना, उन्हीं का शाप लगा है तुझे। आशा रोने लगती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। तभी आशा का पति रमेश उन महात्मा को लेकर घर आ जाता है और हाथ जोड़कर कहता है, बाबा जी, मेरी पत्नी से जो भी गलती हुई उसके लिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है, कृपया करके अपना श्राप वापस ले लीजिए। आशा की सास कहती है, बच्ची समझकर माफ कर दीजिए बाबा जी। आशा भी कहती है,
मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ बाबा जी। आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी, किसी पर इल्जाम नहीं लगाऊंगी। बस आप मुझे माफ कर दीजिए। बाबा एक मंत्र पढ़कर पानी आशा के ऊपर फेंकते हैं और आशा वापस नॉर्मल हो जाती नीचे आ जाती है और बाबा के पैरों में गिर जाती है। बाबा जी कहते हैं, अपनी बात पर रहना, कभी किसी का मजाक मत बनाना, झूठ मत बोलना, वरना फिर से फूल कर गुब्बारा होकर उड़ने लगोगी। जल्दी जल्दी हाथ चला अंजलि, बहू आती ही होगी। बस थोड़ी सी सफाई और रह गई है माँ, 10 मिनट और दो, मैं पूरा घर चकाचक कर दूंगी। मैं तो तुझे 10 मिनट क्या पूरा दिन दे दूं, मगर इस बीच बहू आ गई तो हमारी खैर नहीं। लो हो गया सारा काम माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने घर का कोना कोना चमका दिया है। घर की बहू रूपा का पूरे घर में खौफ था। सभी घर वाले रूपा से बहुत डरते थे और उसकी हर बात मानते थे। रूपा शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और जाने से पहले अपनी सास और ननद को घर के काम सौंप गई थी। जैसे ही अंजलि घर की सफाई पूरी करती है, तभी घर में रूपा की एंट्री हो जाती है। माँ, भाभी आ गई। हमारा सब काम हो गया है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्या खुसुर फुसुर हो रही है माँ बेटी में? थोड़ा जोर से बोलिए, जरा मैं भी सुनूं। नहीं बहू नहीं, हम तो कुछ भी नहीं कह रहे। अब आप मुझसे झूठ बोलेंगी रूपा सिंघानिया से? भूल गई क्या आप कि मैं किसकी बेटी हूँ? तू तो बेकार में गुस्सा हो रही है बहू। मैं तो अंजलि से बस इतना ही पूछ रही थी कि घर का सब काम हो गया है या नहीं। अच्छा, हाँ तो बताइए, घर की सफाई हो गई? जी भाभी। कपड़े धुल गए? जी भाभी। खाना बन गया? क्या खाना? खाना भी बनाना था क्या? मुझे तो लगा कि तू आकर खाना बनाएगी। मैं खाना क्यों बनाऊंगी भला? मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ? बल्कि आपको खाना बनाकर रखना चाहिए। अब खड़े खड़े क्या देख रही है? जाइए चुपचाप जाकर खाना बनाइए। 1 घंटे के अंदर अंदर खाना बन जाना चाहिए। ठीक है बहू, जाती हूँ खाना बनाने। रुकिए माँ, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं आपकी कुछ मदद करवा दूंगी। तुम कहाँ चली गई अंजलि? माँ जी, खाना खुद बना लेंगी, तुम मेरे साथ कमरे में आओ। आज मेरे सिर में बहुत दर्द होने लगा है, जरा मेरे सिर की मालिश तो कर दो। लेकिन माँ अकेले कैसे खाना बनाएगी? मुझे एक ही बात को बार बार कहने की आदत नहीं है। तुमसे कहा ना मैंने मेरे सर की मालिश करने को, तो उसके आगे कोई सवाल जवाब नहीं, समझी? ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। गुड, अब अपने साथ तेल लेकर मेरे कमरे में आओ। अगले दिन। इतनी देर हो गई, मेरी ग्रीन टी अब तक मेरे कमरे में क्यों नहीं आई? रूपा आज सुबह सुबह ही अपनी सास और ननद पर गुस्सा करने लगती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ आप दोनों से, ऐसे मूर्ति जैसे बनकर क्यों खड़ी हो गई हो दोनों? वो आज मेरी आंख देर से खुली थी, जिस वजह से मुझसे सभी कामों में देर हो गई। और बहू, मैं तेरे ससुर और पति के लिए नाश्ता बनाने में व्यस्त थी, तो मुझे तेरी ग्रीन टी के बारे में ख्याल ही नहीं रहा। अंजलि, तुम अगर देर से उठी हो तो ये तुम्हारी गलती है। और माँ जी, अगर आप सबके लिए नाश्ता बना ही रही थी तो क्या मेरी ग्रीन टी मेरे कमरे में नहीं भिजवा सकती थी? आज आप दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है, जिसकी सजा तो आपको मिलकर ही रहेगी। नहीं बहू नहीं, हमें माफ कर दे, मैं अभी तेरे लिए ग्रीन टी बना देती हूँ। ग्रीन टी तो आप ही बनाएंगी, मगर उसके साथ आपको सजा भी भुगतनी पड़ेगी, जिससे दोबारा आपको कभी मेरी ग्रीन टी टाइम पर देना ना भूले। भाभी, आप मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन माँ को सजा मत दीजिए प्लीज। भाभी, आप तो जानती हैं माँ के घुटनों में दर्द रहता है, वो पूरे घर में पोछा कैसे लगा सकती हैं? और बहू, अंजलि को पूरे दिन भूखे रहने की सजा तो मत दे।
मुझे कुछ नहीं सुनना है। 10 मिनट में मेरी ग्रीन टी मेरे कमरे में आ जानी चाहिए, नहीं तो आप दोनों की सजा डबल हो जाएगी। इतना कहकर रूपा वहाँ से चली जाती है और दोनों माँ बेटी अपने अपने काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद मेरे घुटने में आज बहुत दर्द हो रहा है। लगता है घर में पोछा लगाते लगाते आज जान ही निकल जाएगी। एक तरफ पूरे घर में पोछा लगाने से सास की हालत खस्ता हो जाती है, तो दूसरी तरफ अंजलि भूख से बेचैन हो रही थी। माँ, बहुत तेज भूख लगी है, क्या करूँ? भाभी से छुपकर कुछ खा लूँ क्या? खा ले, लेकिन बहुत ध्यान से। अगर उसे खबर हो गई कि तूने कुछ खाया है तो कड़ी सजा देगी। माँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ है। ना आप इतने बड़े खानदान की लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाती और ना ही भाभी को हम पर हुक्म चलाने का मौका मिलता। मुझे क्या पता था कि मेरी एक लौती बहू ऐसी निकलेगी। अच्छा चलिए, जो हुआ सो हुआ, मगर अब तो कोई रास्ता ढूंढिए इस हिटलर बापी से बचने का। मैं क्या रास्ता ढूंढूं? मेरे घुटने में इतना दर्द है कि कुछ और सोचा ही नहीं जा रहा, और यहाँ खाली पेट मेरा दिमाग नहीं चल रहा। अंजलि और रजनी आपस में बात कर ही रही होते हैं कि तभी अचानक घर की डोरबेल बजती है। अंजलि दरवाजा खोलती है तो देखती है उसकी भाभी के पिताजी आए हैं। अरे अंकल, आप आइए आइए, नमस्ते। माँ, देखिए कौन आया है। अरे समधी जी, आप अचानक कैसे आना हुआ? आइए बैठिए। मैं बैठ जाऊंगा, लेकिन पहले आप बताइए कि सब ठीक तो है। मेरी बेटी रूपा कैसी है? उसकी तबीयत तो ठीक है? हाँ भाई साहब, सब ठीक है। आपकी बेटी भी ठीक है और अपने कमरे में आराम कर रही है। तो फिर उसके होते हुए आप काम क्यों कर रही हैं? सुरेश इतना कहता ही है कि तभी अंजलि को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अरे बेटी अंजलि, क्या हुआ तुझे? उठ, तू उठ क्यों नहीं रही? मैं पानी लाती हूँ। अरे अंजलि को अचानक क्या हो गया? रजनी रसोई में जाती है और पानी लेकर आती है। पानी को अंजलि के मुंह पर छिड़कती है, तब जाकर अंजलि को थोड़ा थोड़ा होश आता है। तूने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए तेरा ये हाल हो गया। जा अपनी भाभी से माफी मांग, क्या पता वो तुझे माफ कर दे और कुछ खाने को दे दे। ये सब क्या हो रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? अंजलि को मेरी बेटी से पूछकर खाने की क्या जरूरत है? और इसने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? अब आपको क्या ही बताए समझी जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने अपने बेटे की शादी आपके घर की। हमने नहीं पता था कि हम अपने घर में बहू नहीं बल्कि एक हिटलर घर में ला रहे हैं। रजनी सुरेश को सारी बातें बताती है कि कैसे उनकी बेटी रूपा पूरे घर पर हुक्म चलाती है, जिसे सुनकर सुरेश चौंक जाते हैं। आप तो ऐसे चौंक रहे हैं जैसे आप कुछ जानते ही नहीं है। मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं सब ठीक करने की कोशिश करता हूँ। कहाँ है मेरी बेटी? बुलाइए जरा उसे। सुरेश के कहने पर रजनी रूपा को बुलाती है। रूपा ये सुनकर दौड़ी चली आती है कि घर में उसके पापा उससे मिलने आए हैं। पापा, आप यहाँ? आपने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। पापा मत कहो मुझे। तुम जैसी बेटी के पिता होने से तो अच्छा कि मेरी कोई संतान ही ना होती। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? मैं सब जान चुका हूँ। तुम अपने ससुराल में कैसे रहती हो। अपनी सास की सेवा करने की जगह तुम उनसे काम करवाती हो और बहन जैसी नंद को इतनी कठिन सजा देती हो। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? लेकिन पापा, मैं क्यों इस घर का काम करूं? शादी के बाद अपना घर संभालना और सबका ध्यान रखना यही तो बहू का फर्ज होता है, मगर तुमने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया। लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ, इस शहर के सबसे बड़े इंसान सुरेश सिंघानिया की बेटी। मैं क्यों सबकी सेवा करूं? तुम पर अहंकार का भूत सवार है, या शायद मेरी ही परवरिश में कोई कमी रह गई। अगर आज के बाद तुमने अपनी आदतें नहीं सुधारी तो मुझे पापा मत कहना। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे माफ कर दीजिए पापा। अब तो मैं तुम्हें तभी माफ करूंगा जब तुम अपने ससुराल वालों की सेवा करोगी, ना कि उन्हीं लोगों को अपना नौकर बना कर रखोगी। ठीक है पापा,
आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। धन्यवाद समधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह रूपा अपनी हिटलर गिरी छोड़ कर देती है और एक अच्छी बहू बनकर रहना शुरू कर देती है।